हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं आज आपको बताने वाला हूं क्लास 10 NCERT प्रश्नावली 1.2। तो स्टूडेंट्स, आज हम 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो स्टूडेंट, इस प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ विभाज्यता के नियम पढ़ने होंगे। तो पहले मैं वो आपको लिखवा देता हूँ, इसके बाद आप 1.1 प्रश्नावली को हम सब लोग हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलो चलते हैं और हम आपको कुछ विभाज्यता के नियम लिखवा देते हैं। तो वो अपनी आप नोटबुक में नोट कर लें। तो पहला जो आपका विभाज्यता का नियम है वो है जो आपका विभाज्यता का नियम है वो मैं आपको कुछ नोट्स करवा देता हूं। जैसे दो से विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम तो आपके जो 2 से विभाज्यता का नियम है वो है कि यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आदि अंक आते हैं तो वो 2 से विभाजित होते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए बता देते हैं 20, 18, 23, 65, 70। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि 20 में इकाई के स्थान पर है 0, तो यह संख्या 2 से विभाजित होगी। यहाँ पर इकाई के अंक पर है 8, तो ये भी 2 से विभाजित होगी। इसकी इकाई के अंक पर है 3, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी। और जो आपकी 65 है, इसकी इकाई के अंक पर है 5, तो ये भी 2 से विभाजित नहीं होगी। और जो 70 है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इसकी इकाई के अंक पर है 0, तो ये 2 से विभाजित होगी। तो ये रहा 2 से विभाज्यता का नियम। हम 3 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। ता का नियम। तो इसमें है संख्याओं का योग यदि तीन से विभाजित होता है, तब पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो ये रहा 3 से विभाज्यता का नियम। तो मैं कुछ आपको एग्जाम्पल भी बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल हैं। EX बराबर, जैसे देख सकते हैं आप, 111 है। तो इसका आपको स्टूडेंट्स योग कर लेना। जैसे हम 1 + 1 + 1, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसका योग है 3, यानी यह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो स्टूडेंट्स, इसे हम भाग करके देख लेते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आप भाग करेंगे ना, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 37, जो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका 3 से विभाज्यता का नियम। यानी यदि संख्याओं का योग 3 होता है तो वो 3 से विभाजित हो जाएगी। मैं आपको एक और संख्या का एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि 21 है, तो इसे आप योग करके देख लें। 2 + 1, तो इसका योग क्या है 3, तो इसे हम 3 से विभाजित करें तो यहाँ पर आ जाएगा 7। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि आपका जिन संख्याओं का योग 3 हो जाता है वो 3 से विभाजित हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम।
विभाज्यता का नियम। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? 4 से विभाज्यता का नियम है यदि अंतिम दो पद 4 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ये रहा आपका 4 से विभाज्यता का नियम। तो आपको मैं इसके कुछ उदाहरण बता देता हूँ। तो इसके कुछ उदाहरण है, जैसे कोई संख्या लेना है आप, जैसे कि मैं ले रहा हूँ 2 3 4 0 0 0 2 0। तो आप देख सकते हैं कि इसकी इकाई और दहाई के अंक में क्या है? 0 और 2 है। तो यहाँ हम 4 का भाग देकर देख सकते हैं कि 4 कम 4 4 पंचे 20। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो गई। इसके दो अंक, अंतिम 2 अंक इसके 4 से पूर्णतः विभाजित हो गए। तो यदि कोई संख्या ऐसी होती है कि जिसके अंतिम दो पद 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसे आप ध्यान रखें। ये रहा आपका 4 से विभाज्यता का नियम। अब स्टूडेंट्स हम पढ़ लेते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम। तो जो आपका 5 से विभाज्यता का नियम है वो क्या है, इसे मैं आपको बताऊंगा। 5 से विभाज्यता का नियम है यदि इकाई के स्थान पर स्टूडेंट्स 0 या 5 हो तो वह संख्या स्टूडेंट्स 5 से विभाजित हो जाएगी। तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका 5 से विभाज्यता का नियम। तो कुछ एग्जांपल ले लेते, जैसे 50 10 15 25। तो आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि इसके इकाई के अंक में क्या है? 0 0। इसके इकाई के अंक में 5 है, इसके इकाई के अंक में भी 5 है। तो स्टूडेंट्स आपको जिस संख्या के इकाई के अंक में 0 या 5 मिले तो वो 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये रहा आपका 5 से विभाज्यता का नियम। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं प्रश्नावली 1.2 की ओर। तो स्टूडेंट्स आपका पहला क्वेश्चन रहने वाला, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेना है। इन जो आपके नीचे दिए गए क्वेश्चन है, तो मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूँ। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है 140, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हमको ज्ञात करना है। तो हम आपको सॉल्व करके बताने वाले हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है 140। तो इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो इसे हमें गुणनखंड के रूप में परिवर्तित कर देना है 140। तो इसे आपको स्टूडेंट्स 2 से भाग कर देना है। जैसे ही आप इसे 2 से भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 70। फिर से आपको इसे 2 से भाग कर देना, तो यहाँ आ जाएगा आपका 35। फिर से आपको 2 से आपको करना होगा भाग 5 से, तो यहाँ आ जाएगा आपका 7। फिर यहाँ आपको फिर से 7 से भाग कर देना, तो यहाँ जाएगा आपका 1। तब तो आप नीचे लिख सकते हैं, तब 140 का अभाज्य गुणनखंड, तब 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है, आप बहुत ही आसान तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो मैं आपको हल करके बताने वाला हूँ। तो जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो है आपका 156। तो इसकी हमको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो हमको स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन की तरह इसे सॉल्व कर लेना है। तो 156 है, तो इसे हम फिर से इसे 2 से भाग करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपके स्टूडेंट 78। फिर इसे फिर से 2 से भाग करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका 39।
फिर से आपको अब इसे करना है आपको 3 से भाग, तो यहाँ जाएगा आपका 13 है। अब आपको फिर से इसे 13 से काट देना है, तो यहाँ जाएगा आपका 1। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है और आप खुद से बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ जाए तब यहाँ अब नीचे लिखेंगे तब अभाज्य गुणनखंड, तब अभाज्य गुणनखंड। तो जो आपके अभाज्य गुणनखंड रहेंगे 156 के 156 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 13 है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है, आप स्वयं से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं एक क्वेश्चन और आपको बताऊंगा, तीसरा क्वेश्चन, इसके बाद आप 2 क्वेश्चन स्वयं से हल कर लेना। तो स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन है वो है आपका 38-25। तो इसे भी आपको पहले क्वेश्चन की भांति इसे भी आपको भाग करके देख लेना कि यह कौन सी संख्या से कटने वाला है। तो हम पहले काट देते हैं इसे 3 से, तो यहाँ आ जाएगा आपका 12 सा 5। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको फिर इसे 5 से काट देना है। जैसे ही आप इसे 5 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 425। फिर से आपको इसे काट देना है 5 से, तो यहाँ आ जाएगा आपका 85। यहाँ स्टूडेंट्स आपको 3 से काटना है, तो जैसे ही आप इसे 5 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 85। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ फिर आपको 5 से काट देना, तो यहाँ आ जाएगा आपका 17 है। तो इसके बाद 17 आने के बाद आपको इसे फिर 17 से ही काट देना है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 38-25 के गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ये आपका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स जो आपके 2 क्वेश्चन बाकी हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 5वां और 6वां, बहुत चौथा और 5वां, तो इसे स्टूडेंट्स आप स्वयं से हल कर लें और बहुत ही सिंपल है, जैसे मैंने आपके पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन करवाए हैं। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर है। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका महत्वपूर्ण सूत्र, जो इसे आपको अपनी बुक में नोट कर लेना, क्योंकि इसी सूत्र के द्वारा हम इनकी जांच कर पाएंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो स्टूडेंट्स चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपका स्टूडेंट जो पहला क्वेश्चन है वो रहने वाला है आपका 26 और 91 के बीच। जो आपका दूसरे का पहला क्वेश्चन रहने वाला वो है आपका 26 और 91 के बीच एलसीएम ज्ञात करें। तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको पहले क्वेश्चन की भांति इन सभी के पहले गुणनखंड ज्ञात कर लेना है। तो पहले हम निकालते हैं इनके सभी के गुणनखंड। तो इसका 126 है, तो इसे 2 से काट दें। इसके बाद यहाँ आ जाएगा 13, तो इसे फिर 13 एक कम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 26 के हो जाएंगे 2 गुणे 13, और इसे एक से भी काट सकते हैं, तो यहाँ आप गुणा में 1 भी लग सकते हैं। इसके बाद आपको 91 को भी गुणनखंड कर लेना है। तो यहाँ आपको काट देना है पहले 13 से, तो यहाँ आ जाएगा आपका 7। फिर इसे काट देना है 7 से, तो यहाँ जाएगा 1। फिर आप 1 से भी इसे काट सकते हैं। तो इसका जो 91 का है वो उसका गुणनखंड क्या आ जाएगा, 7 गुणे 13 गुणे 1, ये आ जाएगा उसका गुणनखंड। इसके बाद अब स्टूडेंट्स हमें निकालना है पहले इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ बराबर, तो स्टूडेंट्स एचसीएफ निकालने के लिए दोनों में जो कॉमन मिल रहा है वो उसका एचसीएफ होता है। तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 13 और 1, तो यहाँ हम 13 गुणे 1 लिख सकते हैं, तो बराबर 13। तो ये रहा दोनों संख्याओं का एचसीएफ। इसके बाद हम निकालेंगे एलसीएम।
तो एलसीएम निकालने के लिए स्टूडेंट्स आपको पहले लिख देना जो आपका एचसीएफ आता है उसी को सेम लिख देना। इसके बाद आपका जो इसमें इस पंक्ति में और इस पंक्ति में शेष वर्ग है उसे भी आपको गुणा में लिख देना है। तो इसमें 13 तो हमने ले लिया था पहले, अब यहाँ वर्ग है 2 तो इसे यहाँ 2 लिख देते हैं, यहाँ वर्ग था 7 तो यहाँ हम लिख देते हैं 7। तो आपका और एक भी लिख सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना 13 गुणे 7 दूनी 14। तो आपका एलसीएम आ जाएगा, इनका दोनों का स्टूडेंट्स आपको सेम से गुणा कर लेना है, तो यहाँ जाएगा आपका 182। तो ये रहा आपका एलसीएम। इसके बाद आपको जांच भी करना है कि आपकी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर है क्या एचसीएफ और गुणे एलसीएम की। तो इसे आपको जांच कर लेना है। तो आपकी प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये रहा आपका सूत्र जो मैंने आपको पहले नोट करवा दिया था। तो इसमें आपको लिख देना है पहली संख्या क्या है आपकी 26, दूसरी संख्या है आपकी 91 बराबर आपका एचसीएफ क्या आया था 13 गुणे आपका एलसीएम क्या आया था 182। तो आपको इसे कर देना है गुणा। तो जो आपका गुणा आएगा वो आएगा आपका कितना स्टूडेंट, जो आपका गुणा आएगा वो आएगा आपका 1366 बराबर है वो 2366 बराबर है 2366। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका आपके दोनों संख्याओं की जांच। तो आपके यदि स्टूडेंट्स दोनों पक्ष बराबर नहीं आते हैं तो स्टूडेंट्स आप कुछ ऊपर गलत कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आप आराम से चेक कर लें कि आपका क्या गलत है। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका आंसर। अब मैं स्टूडेंट्स आपको दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूँ। तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है आपका 510 जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो है आपका 510 और 92 के बीच आप एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो आपको पहले इन दोनों संख्याओं का कर लेना है गुणनखंड। तो हम इसके कर लेते हैं गुणनखंड पहले। तो 510 का आपको गुणनखंड करना है, तो पहले आपको इसे 5 से काट देना है। तो 5 से काटोगे तो आपका यहाँ आ जाएगा 102, फिर इसे आपको काट देना है 2 से, तो यहाँ आ जाएगा आपका 51। इसके बाद आपको काट देना है 3 से, तो यहाँ आ जाएगा आपका 17 है। इसके बाद फिर से आपको 17 से काट देना, तो यहाँ आ जाएगा 1। इसके बाद इसी प्रकार आपको 92 के भी गुणनखंड कर लेना है। तो जैसे ही आप 92 के करेंगे तो पहले आपको 2 से भाग दे देना, तो यहाँ आ जाएगा 46। फिर आपको 2 से फिर भाग कर देना, तो यहाँ आ जाएगा आपका 23। फिर आपको 23 से भाग कर देना, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1। तो ये रहे आपके दोनों संख्याओं के गुणनखंड। तो इसे हम लिख लेते हैं 510 के गुणनखंड क्या है 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 17 है। और 92 के अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 गुणे 2 गुणे 23। तो ये रही आपके 92 के अभाज्य गुणनखंड। अब हम ज्ञात कर लेते हैं एचसीएफ एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में होता है जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन है, तो यह हम ले लेते हैं क्या 2। तो आपका एचसीएफ हो जाएगा 2। इसके बाद हमको करना है ज्ञात एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में आपको मैंने पहले ही बताया था कि एलसीएम के लिए आपको पहले एचसीएफ जो ज्ञात था तो उसे लिख लेना है। इसके बाद आपका जो शेष दोनों पंक्ति में शेष लिखा होता है उसे आपको गुणा के रूप में लिख लेना है। तो आपका पहले इसमें वर्ग है 5, फिर वर्ग है आपका यहाँ 3, फिर वर्ग है 17 है। अब आपको दूसरी संख्या में देख लेना है, यहाँ वर्ग है 2, यहाँ वर्ग है 23। तो अब इनका सभी का कर देना है आपको गुणा। तो आप गुणा जैसे करेंगे तो 5 दूनी 10, 17 दूनी 17 × 51 और 23 दूनी 46। अब इसका आप फिर से गुणा करें तो आपका जो गुणा करने पर आएगा वो आएगा आपका 23,460। ये आपका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा।
तो ये रहा आपका एलसीएम। अब हमको करना है जांच, तो हम यहाँ लिख देंगे जांच। जांच में क्या होता है, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर एचसीएम गुणे एलसीएम। तो आपकी जो प्रथम संख्या है वो है 510, द्वितीय संख्या है आपकी 92, और इसके बाद एचसीएफ क्या है आपका 2 गुणे एलसीएम आपका आया है 2346 ये आपका एलसीएम आया है। तो आपका जो इन दोनों संख्याओं को आपको स्वयं से गुणा कर लेना है, और यदि स्टूडेंट्स आप पे गुणा करके नहीं बनता तो मैं गुणा करने का भी एक वीडियो बना दूंगा, तो उसे आप देख लेना। तो इसका जो गुणा आएगा वो आएगा आपका 46920, क्योंकि मैंने गुणा पहले ही करके रखा है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 46920। क्योंकि मैं आपको यदि गुणा करके बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और आप भी वीडियो देखने में बोर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी जांच, तो ये रहा आपका राइट आंसर। इसके बाद हम आपको तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताने वाले हैं। तो आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो तीसरा क्वेश्चन होने वाला है आपका 336 और 54। जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो है 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आपको पहले 336 की कर लेना है गुणनखंड। तो 336 की आपको पहले करना है गुणनखंड, तो इसे हम गुणनखंड के रूप में लिख लें पहले। तो आपको इसे काट देना है पहले 2 से, तो यहाँ आ जाएगा 168, फिर इसे 2 से फिर भाग कर देना है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 84, फिर इसे फिर 2 से आपको भाग कर देना है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 42, फिर इसे आपको 2 से भाग करना है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 21, फिर आपको करना है 3 से भाग, तो यहाँ आ जाएगा आपका 7, फिर आपको 7 से काट देना, तो यहाँ आपका आ जाएगा 1। और इसी प्रकार आपको 54 को भी काटना है, यहाँ 2 से काट दें, तो यहाँ आ जाएगा आपका 27, और यहाँ फिर 3 से कर दें भाग, तो यहाँ आ जाएगा आपका 9, फिर आपको 3 से भाग कर देना, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3, फिर आप 3 से भाग कर दें, तो यहाँ आ जाएगा 1। तो स्टूडेंट्स ये रहे आपके अभाज्य गुणनखंड। तो इसे लिख लेते हैं 336 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, और जो आपका 54 है उसके अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ये रहे आपके अभाज्य गुणनखंड। अब इसका हमको करना है एलसीएम ज्ञात, एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले हम एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। तो आपका एचसीएफ होगा, एचसीएफ में फॉर्मूला ये रहता है कि दोनों में जो कॉमन हो, तो दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है दोनों में, और आपका 3 भी कॉमन मिल रहा है। तो आप यहाँ 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 6। ये आपका हो जाएगा एचसीएफ। इसके बाद आपको करना है एलसीएम ज्ञात, तो हम एलसीएम भी ज्ञात कर लेते हैं। एलसीएम में जो शेष जो आपका एचसीएफ ज्ञात होता है उसे हम पहले लिख लेते हैं। इसके बाद जो दोनों पंक्तियों में शेष लिखा होता है उसे भी हम लिख लेते हैं। तो यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 7, यहाँ पर शेष वर्गा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, और दूसरी पंक्ति में वर्गा है 3 गुणे 3, ये आपका दूसरी पंक्ति वर्गा। तो इनका आप सभी का गुणा करना, तो आपका जो गुणा करने पर आएगा वो आएगा आपका 3024। ये आपका गुणा करने पर आएगा, मैंने पहले ही गुणा करके रखा है, स्टूडेंट्स आप स्वयं से गुणा कर लें। तो ये आपका 3024 गुणा करने पर आएगा। इसके बाद हम आप इसकी कर लेते हैं जांच। तो जांच करने के लिए आपको लिखना होगा एक सूत्र, जो है प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो आपकी प्रथम संख्या क्या है स्टूडेंट 336, द्वितीय संख्या आपकी स्टूडेंट 54 बराबर HCF क्या 6 गुणे LCM आपका आया है 3024। तो स्टूडेंट जब आप इनका गुणा करेंगे तो आपको 18144 संख्या प्राप्त होगी, और इस पक्ष में भी 18144 प्राप्त होगी। तो ये रही आपकी सत्यता की जांच। तो ये रहा आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके तीनों क्वेश्चन करवा दिए हैं। जो आपका
जो आपके दूसरा क्वेश्चन है इसके मैंने तीनों क्वेश्चन आपके करवा देंगे। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट इनकी एलसीएफ पहली 2 संख्या थी, अब हैं 3 संख्या, तो 3 संख्याओं में भी वही विधि अपनानी है। तो चलो देख लेते हैं। तो आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे का पहला, तीसरे का पहला है 12, 15 और 21 के बीच एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो इसके पहले आपको कर लेना है गुणनखंड। तो आपको गुणनखंड करने के लिए इसमें करना होगा भाग। तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 3, फिर इसे 3 से कर देना, तो यहाँ आ जाएगा 1। अब फिर इसे कर दें आप 15 से, 15 लेने पर तो यहाँ आपका 3 से कर दें तो यहाँ आ जाएगा 5, फिर आप 5 से कर दें तो यहाँ आ जाएगा 1। अब इसे 21 को भी यहाँ करें आप 3 से, तो पहले आ जाएगा 7, फिर 7 से कर दें तो यहाँ आ जाएगा 1। तो स्टूडेंट्स ये गुणनखंड आप स्वयं से कर लें, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद हम लिख लेते हैं 12 की अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, और 15 की अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणे 5, और जो आप 21 है उसकी गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणे 7। तो स्टूडेंट्स आपको अब इसका करना है एचसीएफ पहले ज्ञात। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको ज्ञात ही होगा कि जो तीनों में कॉमन है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है। तो स्टूडेंट्स आपका जो एचसीएफ है वो रहेगा आपका 3। इसके बाद हम कर लेते हैं ज्ञात एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको ज्ञात ही होगा कि जो एचसीएफ आता है उसे हम लिख लेते हैं, इसके बाद जो शेष रहता है सभी पंक्तियों उसे भी हम गुणा के रूप में लिख लेते हैं। तो इसमें शेष क्या है, 2 गुणे 3, तो 2 गुणे 3, इसमें शेष है 5, और इसमें शेष है 7, तो इसे हम 7 लिख लेते हैं। तो इनका सभी का कर देना है आपको गुणा। तो जैसे ही आप गुणा करेंगे यहाँ पर, तब एलसीएम इसका करना है आपको गुणा। तो आपका गुणा करने पर आएगा 420। आप स्टूडेंट्स खुद से गुणा कर लें, मैंने पहले ही गुणा करके रखा है। इसके बाद आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो है 17, 23 और 29 के बीच एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। तो आपको पहले इसे 17 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदल लेना है, 23 को भी और 29 को भी। तो यहाँ आपको ज्ञात होगा कि 17 केवल 17 से ही कटता है, और यहाँ आ जाएगा आपका 1, यहाँ 1, यहाँ काटें आप 23 से तो यहाँ जाएगा आपका 1, फिर 1 से काट दें तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, और यहाँ काट दें आप 29 से तो यहाँ जाएगा 1, फिर आप 1 से भाग करें तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो इनके जो अभाज्य गुणनखंड है उन्हें लिख लेते हैं, तब यहाँ लिख दें तब अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, तो आपका जो 17 है उसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, 17 गुणे 1, और 23 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 23 गुणे 1, और आपका जो 29 है उसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, 29 गुणे 1। तो आपका जो इसका एचसीएफ होगा, एचसीएफ क्या हुआ, जो तीनों में कॉमन है, तीनों में 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1, तो यहाँ आ जाएगा आपका एचसीएफ 1। और आपका जो एलसीएम होगा, तो जो आपका एलसीएम होगा वो आपको ज्ञात ही होगा कि पहले जो एचसीएफ ज्ञात होता है उसे हम लिख लेते हैं, फिर इसके बाद जो शेष बचता है, जैसे इसमें 17 है, इसमें 23 वर्ग है, इसमें 29, तो इसे भी हम गुणा के रूप में लिख लेते हैं, 23 गुणे 29। तो इनका सभी का कर लेना है आपको गुणा। तो जैसे ही आप गुणा करेंगे तो आपका, तो फिर इसकी जैसे ही आप स्टूडेंट्स गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आपका आ जाएगा कितना, एलसीएम बराबर आपका आ जाएगा 11339। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके ये रही एचसीएफ और एलसीएम। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके तीसरे क्वेश्चन के
तीसरे क्वेश्चन के भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। और जो आपका स्टूडेंट्स तीसरा क्वेश्चन है, इसका तीसरा क्वेश्चन इसे आप स्वयं से हल कर लें, बहुत ही सिंपल है। जो मैंने विधि पहले अपनाई उसी विधि के द्वारा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। यानी स्टूडेंट्स इसमें उन्होंने हमको HCF दे दिया है और हमको LCM ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स इसे चौथा क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। तो आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो है आपको दिया, यहाँ लिख देते हैं हम, हल दिया है। तो हल दिया, आपकी जो प्रथम संख्या है, प्रथम संख्या है आपकी 306 और जो आपकी द्वितीय संख्या है वो है आपकी 657 और आपका जो HCF है, HCF क्या है आपका, HCF है 9 और हमको LCM ज्ञात करना है। तो हमको LCM क्या करना है, ज्ञात। तो हमको पहले एक सूत्र पता है कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो आपको ये सूत्र पहले ही स्टूडेंट्स मालूम होगा, मैंने पहले आपको नोट करवा दिया था। तो आपकी प्रथम संख्या क्या है 306 गुणे द्वितीय संख्या है आपकी 657 बराबर HCF आपका 9 और LCM आपको करना है ज्ञात। तो आपका जो 9 है इसे हम नीचे लाते हैं तो आपका 9 आ जाएगा, यहाँ गुणा में तो यहाँ हो जाएगा आपका भाग में बराबर LCM। तो आपका जो LCM होगा तो यहाँ पर आपको कर लेना है, यहाँ पर स्टूडेंट्स जो आपका आपको यहाँ पर इस 9 का भाग इसमें दे लेना। तो आपका जो LCM आएगा वो LCM आ जाएगा आपका 22338। ये आपका LCM आ जाएगा, इसी को हमको करना था ज्ञात। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसे आप 9 का भाग पहले 306 में कर लें तो जो आएगा फिर इसका आप गुणा कर देना। मैंने पहले ही गुणा करके रखा था तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप स्वयं से गुणा कर लें। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका चौथा आंसर। अब हम चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन की ओर। पाँचवा क्वेश्चन है आपका, पाँचवा क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो स्टूडेंट्स हमें ज्ञात करना है कि 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसे हम आपको इसमें कुछ थ्योरी है, इसे हम लिखवा देते हैं तो आपका स्पष्ट हो जाएगा कि 6n 0 पर समाप्त है या नहीं है। तो इसमें एक पहले यहाँ लिखें हल। तो इसका एक रूल होता है, हम वो रूल लिखवा देते हैं कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 2 गुणे 5 एक बार जरूर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी शर्त जो मैंने आपको बताई कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती तो उसका जो अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे तो उसमें कम से कम 2 गुणे 5 एक बार जरूर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स जैसे कि 6n है, इसका हम करते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड करेंगे तो ये 6
को काटते हैं तो 2 से यहाँ 3, यहाँ 3 से काटेंगे तो 1, यहाँ 2 गुणे 3 आ जाएगा, देख सकते हैं आप। तो जो 6 के अभाज्य गुणनखंड है वो है 2 गुणे 3। तो इसमें 2 तो आया लेकिन क्या नहीं आया, 5। लेकिन हमको क्या चाहिए, 2 गुणे 5 कम से कम एक बार तो चाहिए ही चाहिए, तब वो संख्या शून्य पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स हमको 2 तो मिल गया लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो 6 क्या होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं हम चूँकि 6 का गुणनखंड करने पर 2 गुणे 5 के रूप में 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका आंसर जो मैंने आपको करवा दिया है। स्टूडेंट्स आप फिर से एक बार देख सकते हैं, यदि स्टूडेंट्स यहाँ जैसे 10n होता तो 10n आप देख सकते हैं कि इसे यहाँ आ जाएगा 2 गुणे 5, जैसे इसके अभाज्य गुणनखंड करते तो यहाँ आ जाता आपका 2, पहले काट दें आप 2 से तो यहाँ आ जाएगा 5, फिर 5 से काट दें तो यहाँ आ जाएगा आपका 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 5। तो हमको कम से कम कोई भी संख्या हो हमको 2 गुणे 5 तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ 2 गुणे 5 आ गया तो एक बार तो आया कम से कम, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि यह संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका आंसर जो मैंने आपको बहुत ही स्पष्ट तरीके से लिखवा दिया। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं 6वां क्वेश्चन सॉल्व। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें कारण बताना कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैं आपको पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि भाज्य और अभाज्य संख्या में अंतर क्या है। तो आपकी जो भाज्य संख्या है, जो आपकी जो भाज्य संख्या तो यहाँ है अभाज्य संख्या। जो आपकी भाज्य और अभाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्याएं होती हैं। तो इसमें जैसे आपका है, जैसे मान लो आपका 10 है, ठीक है। तो 10 के आप गुणनखंड करें तो यहाँ आ जाएगा, आप 2 से काट दें तो यहाँ आ जाएगा आपका 5, और यहाँ काट दें आप 5 से तो यहाँ आ जाएगा 1। यानी 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे आपके, 2 गुणे 5 गुणे 1, ठीक है। और यहाँ जैसे हम ले लें 17 है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, इसे यह स्वयं 17 से ही कटेगी तो यहाँ आ जाएगा आपका 1, फिर 1 से काट दें तो 1। तो 17 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 17 गुणे 1। यानी आप देख सकते हैं कि भाज्य और अभाज्य गुणनखंड में अंतर इतना है कि जो भाज्य संख्या होगी उसके गुणनखंड 2 पदों से ज़्यादा में होंगे। यानी उसके पद 3 हो सकते हैं और 4 हो सकते हैं। जैसे 2 गुणे 5 गुणे 1 लिखा हमने, और जो अभाज्य गुणनखंड है इसके जो अभाज्य गुणनखंड जो संख्या होती है उसके गुणनखंड 2 पदों में होते हैं। जैसे 17 गुणे 1, इसके जो गुणनखंड होते हैं वो 3 पद में कभी नहीं होते। इसके जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो केवल 2 पद में होते हैं। और इसके और भाज्य संख्या के जो गुणनखंड होते हैं वो 2 से अधिक पद में होते हैं। 3 पद में भी हो सकते हैं और 4 पद में भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स भाज्य और अभाज्य संख्या में ये रहा आपका अंतर जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको 6वां क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूँ। तो आपका जो 6वां क्वेश्चन है, आपका, पहले हम ले लेते हैं पहली संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 13 पहले ले लेते हैं हम इसमें कॉमन, तो आपका यहाँ बनेगा 7 गुणे 11 प्लस 1। इसके बाद यहाँ 77 आ जाएगा प्लस 1 आएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 13 गुणे 78, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि, और यहाँ पर कुछ नहीं तो गुणा 1 का कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस संख्या गुणनखंड 3 पदों में है, 1 2 3। तो
यदि किसी संख्या तीन पदों से दो पदों से ज़्यादा के रूप में गुणनखंड है तो वो भाज्य संख्या होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं चूंकि भाज्य संख्याएं भाज्य संख्याएं वह होती हैं जो कम से कम तीन गुणनखंड रखती हों। तो अब स्टूडेंट स्पष्ट हो गया कि ये क्यों अब भाज्य संख्या वे होती हैं जो कम से कम तीन गुणनखंड रखती हैं। इसी प्रकार आपका है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो यहाँ आपको पहले ले लेना है 5 कॉमन। तो यहाँ आ जाएगा आपका 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। तो फिर आप यहाँ कर लें सॉल्व। तो यहाँ हो जाएगा आपका 7 छंग 42 गुणे 4 ती 12 गुणे 2 प्लस 1। फिर आपका हो जाएगा यहाँ आप गुणा करना 42 गुणे 12 दूनी 24 प्लस 1। तो फिर आप कर लें इसका गुणा फिर से। तो यहाँ आ जाएगा आपका, तो यहाँ आपका फिर आ जाएगा कितना, इसका गुणा आप इसमें कर लें। तो स्टूडेंट्स आपका यहाँ आ जाएगा 1008 प्लस 1। इसके बाद आपको लिख लेना 5 गुणे इसको जोड़ दें तो यहाँ आ जाएगा आपका 1009। गुणा में हम लिख सकते हैं 1। तो स्टूडेंट्स ये भी तीन पदों में है तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि गुणनखंड तीन पदों में है तब यह भाज्य संख्या होगी। तो ये रहा आपका छठवां आंसर जो मैंने बहुत ही आसान विधि से आपको बता दिया है। और स्टूडेंट्स यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको 9th और 10th की संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ गणित इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। तो आपका जो 7वां क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स आपका जो 7वां क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चल दें, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें हमको HCF और LCM दोनों ज्ञात कर लेना, तो हमको पता चल जाएगा कि कितने समय बाद भी पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसे हम सॉल्व करके बताने वाले हैं आपको। तो आपका जो 7वां क्वेश्चन है, इसमें पहले आप एक वृत्ताकार पथ बना लें। समझने के लिए वृत्ताकार आप एक पथ बना सकते हैं। तो जैसे ये रही सोनिया और ये रही रवि। स्टूडेंट जैसे कि वो यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं एक साथ, तो वो क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने समय बाद वो एक साथ मिलेंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं क्या, HCF और LCM। तो यहाँ लिख दें हम, पहले हम निकाल लें 18 के अभाज्य गुणनखंड और यहाँ निकाल लें हम 12 के अभाज्य गुणनखंड। तो 18 के क्या आएंगे, पहले आप 2 से भाग कर दें तो यहाँ आ जाएगा 9, फिर यहाँ 3 से तो यहाँ 3, फिर 3 से काटें तो यहाँ आ जाएगा 1। अब इसे काट दें आप 2 से तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 2 से काटें तो यहाँ आ जाएगा आपका 3, फिर 3 से काट दें तो यहाँ आ जाएगा आपका 1। तो फिर आप इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड, तो 18 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 गुणे 3 गुणे 3, और जो आपके 12 के अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे आपके
2 × 2 × 3, तो आपका HCF में आपको पता है कि जो दोनों में कॉमन हो, तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है आपका 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो यहाँ 2 × 3 लिख देते हैं बराबर 6। ये हो जाएगा आपका HCF। अब इसके बाद हमको ज्ञात करना है LCM, तो LCM बराबर जो आपका HCF आता है उसे हम यहाँ लिख दें, और इसके बाद जो यहाँ शेष बचता है, इसमें शेष वर्ग है 3 और इसमें शेष वर्ग है 2, तो यहाँ आपका आ जाएगा 6 × 18 × 2, तो यहाँ आ जाएगा आपका 18 दूनी 36, तो LCM, तो जो आपका 36 आया है जो LCM, तो यहाँ आप लिख सकते हैं अतः सोनिया और रवि एक चक्कर लगाने के बाद पुनः 36 मिनट बाद एक साथ मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका 7वां क्वेश्चन जो मैंने आपको करवा दिया है। यदि स्टूडेंट्स आपने 1.1 प्रश्नावली के वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, और जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बहुत ही आसान विधि से 9th और 10th क्लास की संपूर्ण गणित सॉल्यूशन के साथ मिलने वाली है। तो स्टूडेंट्स अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।